हेलो बच्चों, कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? सो चलिए देखिए, आज हम करने वाले हैं प्राची पब्लिकेशन बुक का 8th क्लास में से टेस्ट पेपर 2। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट पेपर किया था। सो होपफुली आपको वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आप नॉर्मली क्या करते हैं कि जो मेथड है प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम टाइम है तो बार बार प्रैक्टिस तो खैर आपको करनी ही है, लेकिन प्रैक्टिस में भी आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़कर जस्ट मेथड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हाँ भाई, ये मेथड इस तरीके से हमें करना है, या ये जो क्वेश्चन है इस मेथड से ये हो जाएगा, और कैलकुलेशन का काम जो है वो एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं कि भाई एग्जाम टाइम में हम अपने आप कैलकुलेशन कर लेंगे। जबकि सच में क्या दिक्कत आती है एग्जाम टाइम में कि हम मेथड तो अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम जो है वो कैलकुलेशन हमारा कवर कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेशन पे तो प्रैक्टिस की ही नहीं है ना? तो ये गलती नहीं करनी है आपको। अब प्रैक्टिस के वक्त कैलकुलेशन पर भी टाइम लगाना है। कैलकुलेशन को कर करके देखिए ताकि आपका जो माइंड है वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली हैबिचुअल हो जाए। ठीक है, आपको बाद में एग्जाम टाइम में कैलकुलेशन में फिर उतना टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि काफी टाइम बच्चे जो है ये बोलते हैं कि भाई हमारा पेपर रह गया, हमारा तो इतनी कैलकुलेशन थी, इतने मेरे तो कैलकुलेशन ही पूरी नहीं हो रही थी। तो ये चीज आपने भी फील की होगी, है ना? तो सजेशन रहेगा कि आप प्रैक्टिस करते वक्त भी कैलकुलेशन को कंप्लीट यानी कि क्वेश्चन को लास्ट तक अटेम्प्ट जरूर करें। ओके, सो चलिए अपने सेकंड टेस्ट पेपर की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो देखिए टेस्ट पेपर 2 का एमसीक्यू फर्स्ट पार्ट क्या है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई को जब आप एक बार टॉस करते हैं तो थ्रो करते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं। डाई पे हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 तक ऑप्शन आ सकते हैं, यानी कि टोटल 6 ऑप्शंस आ सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेकंड क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स नहीं हो सकते। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ठीक है, हम एक बार के लिए ये ट्राई कर सकते हैं, लास्ट के ये देख लेते हैं कि इनके लास्ट डिजिट्स का सम 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। ऐसे हमें छांटने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, वरना आप एक एक करके इनके सम करके भी देख सकते हैं। ओके, इसको देखें तो 5 एंड 9 14 एंड 1 15 15 एंड 5 20, लास्ट में 0 आ रहा है। 9 और 5 14, 14 और 5 19। बस, तो देखिए ये पकड़ा गया। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, या आप सिंपली कुछ मत करिए, ऐसे ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आपको क्या करना है, इन सभी का एडिशन करना है। 90 + 70 160, 160 एंड 110 को ऐड करें तो 270, 270 में 90 ऐड किया 360। इनका सम जो है वो 360 आ रहा है। एक एक करके सभी का सम करके देख लीजिए, ये भी 360 आएगा। लेकिन हमें कौन सा बताना है जो 360 के इक्वल रिजल्ट ना दे। कैन नॉट बोला है ना। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट क्या है। इफ़ टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 1:17। मान लीजिए एक हमारे पास कोई क्यूब है छोटा सा, ठीक है, और एक हमारे पास है इससे बड़ा क्यूब। मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ है, और इन दोनों का जो वॉल्यूम है, इन दोनों के वॉल्यूम का जो रेशियो दे रखा है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम को हम बोल देते हैं वॉल्यूम 1, इसके वॉल्यूम को वॉल्यूम 2 बोल देते हैं। इन दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो हमें दिया गया है 1:27। ओके, तो ऐसा करते हैं कि इनके साइड्स को कुछ नेम दे देते हैं, लाइक ए एंड बी से हम इनको डिनोट कर देते हैं। गॉट इट? तो अब फिलहाल तो ये एक ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला फ़िलहाल के लिए। तो देखिए, हमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का रेशियो दे रखा है 1:27। तो फर्स्ट का वॉल्यूम क्या होगा, ए साइड के क्यूब का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला बनेगा, साइड क्यूब, है ना। ऐसे ही सेकंड का उसके बी क्यूब, ये 1:27 है। अब देखिए 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, और 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं क्लियरली।
अब हमने क्या किया, इन दोनों में लेफ़्ट और राइट साइड हमने पावर ले ली कॉमन। इधर क्या बन गया, a/b, इधर क्या बन गया 1/3। तो और फिर हमने क्या कर लिया, कंपेयरिंग का काम कर लिया, कंपेयरिंग बोथ साइड। सो उनके जो साइड्स हैं, उनके साइड्स के बीच का रेशियो हमें यहाँ पर पता चल गया, इसको हम रैंडमली 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना किसका, उनके सरफेस एरिया के बीच का रेशियो निकालना है, ठीक है। इसके सरफेस एरिया को S1 बोल देते हैं, इसके सरफेस एरिया को S2 बोल देते हैं। तो रेशियो हमें किसका निकालना है, S1 और S2 के सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 6 इंटू साइड स्क्वेयर। ऐसे ही दूसरे का भी 6 इंटू साइड स्क्वेयर। 6 से 6 कैंसिल हो गया, इन दोनों का स्क्वेयर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, क्या बन गया a/b। जबकि a/b की वैल्यू फ्रॉम 1 से हमारे पास किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। होल स्क्वायर चल ही रहा है, मेंशन करना है तो यहाँ पे आप फ्रॉम 1 मेंशन कर सकते हैं, क्लियर। तो अब इसका स्क्वायर को ओपन करें तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 1:9, क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। इसमें आपको उल्टा भी पूछा जा सकता है कि आपको सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया गया है, वॉल्यूम का रेशियो निकालिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे पीछे आपको दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास डायगोनल ऑफ ए रोम्बस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। सॉरी, क्या है कि एक रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते। बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ये भी करते हैं, और ये भी 90 पे भी करता है। दैट मीन्स कि ये वाला हम एक्सेप्ट करेंगे इसमें, अदर देन दैट वन, ओके। तो ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 9 सेंटीमीटर एंड, देखिए किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स की लेंथ हमें दे रखी है 9 और लेंथ ऑफ ईच डायगोनल बोला है। तो ये एक और हिंट दे रहा है कि उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो लेंथ वाइज इक्वल है, ठीक है। अब एक ऐसा फिगर या ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, कौन कौन से होते हैं, एक तो रेक्टेंगल होता है ना, और एक कौन सा होता है, स्क्वेयर होता है, ठीक है। उसके भी जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हमें दो हिंट मिल गई, रेक्टेंगल या स्क्वायर। अब आगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट तो दोनों ही करते हैं, ये भी बाइसेक्ट करता है और ये भी बाइसेक्ट करता है, इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन है। लेकिन अब आगे बात पलट गई, क्या, परपेंडिकुलरली। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं ना वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन स्क्वेयर के करते हैं। तो एक ऐसा फिगर है, एक स्क्वेयर फिगर है, क्लियर। तो धीरे धीरे जो छोटी छोटी आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं बताई गई हैं वो ध्यान में ज़रूर रखनी है, ओके। इन ए पैरेललोग्राम इफ़ वन एंगल इज़ 60 डिग्री तो अदर एंगल किसके इक्वल होगा। तो देखिए सिंपल सा है कि अगर एक एंगल 60 डिग्री का है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमें पता है कि उसका ऑपोजिट एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 का होगा। अब एडजेसेंट एंगल के बीच में क्या रिलेशन होती है, एडजेसेंट एंगल के बीच में ये रिलेशन होती है कि इन दोनों का जो एडिशन होता है वो एडिशन 180 के इक्वल होता है। यानी कि अब ये जो क्वेश्चन मार्क है अब हमें वो निकालना है, तो 180 में से हम ये दूसरा एडजेसेंट एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि हमारे पास कितना बच गया 120 डिग्री, है ना। और ये 120 है तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी हमारे पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा, है ना। यानी कि 60, 120 एंड 120 किस में है, किस में है, ऑप्शन सी में है हमारे पास, क्लियर। तो ये था हमारा 6th पार्ट। चलिए नेक्स्ट, ये ओके मैंने पहले एक बार यार ट्राई किया था उसका है ये। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सिल्वर इज ड्रा इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास इतने वॉल्यूम का कोई सिल्वर है और उस सिल्वर को हमने एक वायर में कन्वर्ट कर दिया, और उस वायर की जो रेडियस है वो रेडियस दे रखी है 0.5 mm की। तो हमें बताना है वो कितनी लेंथ का वायर होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि अगर हम एक चीज़ को पिघला कर दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हम ये कंसिडरेशन लेकर चलते हैं कि उनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आया। मान लीजिए हमारे पास कुछ सिल्वर है किसी भी कंटेनर में या कैसे भी, ठीक है।
उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें एक वायर बनानी है। अब देखिए वायर जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। तो उस सिलेंड्रिकल शेप को अगर हम देखें, जो वायर की यहाँ बात चल रही है, उसका रेडियस हमें दिया गया है 0.5 mm, और उसका हम क्या निकालेंगे, हाइट जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अभी देखिए कि ये सेंटीमीटर क्यूब में है, जबकि हमें जो मेजरमेंट दी गई है वो किस में है, mm में है। क्लियर। तो या तो हम ये करें कि इस mm को सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि हमें जो आंसर दिया गया है वो या तो मीटर वाइज है या 1 सेंटीमीटर में भी है ना। तो सिंपल सा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर एंड वॉल्यूम ऑफ वायर, सिलेंड्रिकल वायर लिख देते हैं, है ना, सिलेंड्रिकल वायर, ये दोनों आपस में इक्वल लेके चलेंगे। ये हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब में है। अभी देखिए उसका जो रेडियस था वो रेडियस कितना था, 0.5 mm है, ठीक है। तो इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दें 0.5 को, तो ये एक तो इसका डेसिमल हट गया, लेकिन एक और 10 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये से किस में बदल जाएगी, सेंटीमीटर में बदल जाएगी, है ना। तो जो फिलहाल हाइट आएगी वो हाइट हम मान के चलेंगे वो सेंटीमीटर में आ रही है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई यानी 22/7 r² इंटू h हाइट, है ना। तो इन सभी चीज़ों को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 66, 700 एंड 100, ये तो मल्टीपल में आ गई, और 22, 5 एंड 5 ये डिवाइड में आ गई। क्लियर। तो 22 से 66 को कैंसिल करें 3 पर, 5 और 5 25, 25 को 100 से कैंसिल करें तो 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 12 और 7 से मिल गया है 84, और साथ में हमारे पास 2 जीरोज़ भी हैं, तो ये चीज़ किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। फिर हमने नोटिस किया कि भाई 8400 सेंटीमीटर करके कुछ है ही नहीं, लेकिन 84 मीटर ज़रूर है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये क्वांटिटी किस में बदल गई, मीटर में बदल गई। यानी कि हमारे पास हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है, 84 मीटर के इक्वल आ रहा है, राइट। तो ये था हमारा 7th पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 8। क्या है, 2 coins आर टोस्ड 8 टाइम्स एंड आउटकम्स आर ऑब्जर्व्ड एज टेल 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 हेड वगैरह वटेवर। हमें 8 आउटकम यहाँ पर दिए गए हैं। फिर कहता है द परसेंटेज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड इन बोथ कोइन, दोनों कोइन पर हेड आने के कितने चांस हैं। तो देखिए दोनों कोइन पर हेड सिर्फ एक ही बार है, और कहीं है नहीं है, तो यानी कि एक बार हेड आया, लेकिन टोटल कितने आउटकम थे, 8 थे, क्योंकि 8 बार इसको टॉस किया था। अब क्योंकि हमें इसको वैसे देखा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो आ गई है, लेकिन उसको हमें प्रोबेबिलिटी नहीं, हमें उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 से कैंसिल किया 25, तो 25 का हाफ कितना आ गया, 12.5%, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 9th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट डज द पॉइंट दिस लाई। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, और एक सेकेंड सॉरी, एक्स कोड ये सेकंड में आएगा, मैं थर्ड गलत कर गया। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट, मैंने वाई पे ध्यान ही नहीं दिया था एक्चुअली, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो सेकंड का है ए ऑप्शन में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 10th, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 25 है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। बिल्कुल सही है, कोई भी बच्चा बता देगा ये तो। फिर ये कह रहे क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स इफ वन ऑफ द डायगोनल लाइज आउटसाइड द डायगोनल क्वाड्रिलेटरल।
बिल्कुल भी गलत बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इस वे में बोल रहा था। एक्चुअल में देखिए, मान लीजिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसका एक डायगोनल हम ड्रॉ करें तो ये इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर लाई कर रहा है ना। तो इस तरह के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसको कॉनकेव बोला जाता है, ना कि कॉन्वेक्स। इन्होंने कॉन्वेक्स बोल रखा है, दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं होते, अलग अलग लेंथ के होते हैं। ए सिलेंडर हैज़ वन कर्व फेस, ये भी बिल्कुल सही है, एक ही फेस होता है उसका। पीछे हमने जो सिलेंडर बनाया था जिसमें हम उसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, तो ये हमारा कर्व्ड फेस बोला जाता है। क्लियर। और ऊपर नीचे जो है वो प्लेन फेस बोला जाता है। नेक्स्ट, अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, बिल्कुल भी सही नहीं है। एक पेयर की अगर बात होती, फिलहाल इसमें अपोजिट साइड्स में दोनों पेयर आ गए, ठीक है, क्योंकि जो ट्रेपेजियम होता है हमारे पास, वो ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है और दूसरा नहीं होता है। क्लियर। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे वन पेयर आ जाता ना तो इसको ट्रू माना जा सकता। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, बिल्कुल ट्रू है। The difference between the upper limit and the lower limit of a class interval is called its range, बिल्कुल false है ये। क्योंकि रेंज जो होती है वो रेंज किसी पर्टिकुलर क्लास इंटरवल की नहीं बोली जाती, वो पूरे डाटा की बोली जाती है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से डाटा के हम मिनिमम वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें रेंज मिलती है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज़ वन, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद बेस आर, बेस रेडियस आर एंड हाइट ए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वेयर एच होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ए जे लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये भी फॉल्स है। एक्चुअल में वाई इज इक्वल टू जो कोई कांस्टेंट होता है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ना कि वाई एक्सिस के पैरेलल। क्लियर। तो ये था हमारा ट्रू फॉल्स। चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक करते हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, वैसे इसमें आप पैरेलल भी लिख सकते हैं, इक्वल एंड पैरेलल। क्लियर। क्लास मार्क या क्लास साइज भी बोला जा सकता है एक क्लास इंटरवल का। कैसे निकालना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि फिलहाल 20 आ गई। क्लियर। ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ, देखिए यहाँ आ गया ना, मैं जिसकी बात कर रहा था भाई, एक पेयर अपोजिट साइड का वो क्या होता है, ट्रेपेजियम का पैरेलल। क्लियर। द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल दिस, फिर से वही ऊपर आया था। देखिए क्लास मार्क, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं क्लास विड्थ पढ़ गया इसको, मेरे को रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी पड़ेगी। चलिए छोड़िए, यहाँ पर क्लास साइज मैंने वहाँ पर बोला भी था कि क्लास विड्थ और क्लास साइज दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ क्लास मार्क है। माई मिस्टेक, मैंने ये देखा ही नहीं था, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली में क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, ठीक है, कि एक ऐसा नंबर जो लोअर लिमिट से और अपर लिमिट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इनको हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में ऐड करें और दो से डिवाइड करें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या कहलाता है, क्लास मार्क कहलाता है, जो कि कितना आया 45। और क्लास साइज जो है वो ऊपर वाला था 160। अगर ये दोबारा क्वेश्चन सेम नहीं आता तो वो वाली गलती पकड़ी नहीं जाती मेरी, फिर तो आप ही कमेंट करके बताते। हो सकता है इस स्टेज पर आते आते आपने पहले ही कमेंट कर दिया होगा कि सर आपने ये गलत कर दिया है ठीक है, तो ये आ गया 40। इफ़ ऑल फोर साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर डैश, तो ये रोम्बस बन जाता है इक्वल, कि पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस बन जाता है। द पॉइंट दिस लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए स्क्वेयर्ड नंबर फ्रॉम नंबर्स 1 to 50 इज़, तो देखिए 1 से लेके 50 तक कितने स्क्वेयर नंबर होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 49, 49। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं और टोटल कितने हैं 50, तो ये आ गई स्क्वेयर्ड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बना के देता है।
द डायगोनल्स डोंट नेसेसरली बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स एट द वर्टिसेस इन ए रेक्टेंगल में। वैसे पैरेललोग्राम में भी नहीं करते, पैरेललोग्राम भी इसमें दिया जा सकता है, रेक्टेंगल भी दिया जा सकता है। ठीक है, आंसर्स मेरे पास फ़िलहाल इसके हैं नहीं, तो ये आप देख लेना। दोनों ही दिए जा सकते हैं वैसे, कि एक पैरेललोग्राम के भी इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो बाइसेक्ट नहीं होते डायगोनल्स के द्वारा। क्लियर। द रेंज ऑफ द डाटा, देखिए ऊपर मैं बता रहा था कि किसी डाटा की रेंज कैसे निकालते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक 24 नज़र आ रही है, इसमें से हमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आई थिंक 5 है, वो सब ट्रैक कर देना है। तो रिजल्ट कितना आ रहा है 19, तो इसकी रेंज कितनी आ गई 19 आ गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैच द कॉलम आ गई ये तो। ओके, क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो स्क्वायर के भी करते हैं, सबके करते हैं। तो अगला पढ़ते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल तो रोम्बस के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एंड इक्वल ऑल्सो, ये तो सिर्फ स्क्वायर के होते हैं, कि इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं, इसके डायगोनल राइट एंगल पे भी काटते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, तीनों कंडीशन होती है तो स्क्वायर में। तो दैट मीन्स कि ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन इसकी रोम्बस की है, कि वो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। फिर हमारे पास आ गया डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल सिर्फ रेक्टेंगल के होते हैं, दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। 5, -2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, आई थिंक फोर्थ में करता है, तो इसको 4 से मैच करवा दे। फिर -12 एंड 2 ये सेकंड में, अभी अभी करके भी आए थे हम। फिर दोनों ही नेगेटिव का होते हैं, थर्ड में होते हैं। एंड देन दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में होते हैं। राइट। चलिए नेक्स्ट। साइड ऑफ ए क्यूब हुज स्क्वेयर सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, 6 इंटू साइड स्क्वेयर, और जबकि ये दे कितना रखा है 600, तो 6 इधर से इधर शिफ्ट होएगा तो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड किया तो 100। तो 100 किसका स्क्वेयर होता है, 10 का होता है, यानी कि जो साइड है वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, ए सॉलिड विद कर्व्ड सरफेस एंड सर्कुलर एंड, सिलेंडर होता है आई थिंक, वैसे दे भी रखा है तो सिलेंडर आ गया। क्लियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, कोई इवेंट ऐसा है जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे एक डाई थ्रो किया 7 आ जाए उस पर, पॉसिबल है नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। ओके। द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। क्लियर। तो ये थे हमारे मैच द फॉलोइंग। चलिए नेक्स्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जिसकी एज हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखिए इसका गिवन से स्टार्टिंग करते हैं। एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब कितने गिवन है 7 सेंटीमीटर, है ना। देयरफॉर छोटा सा ही क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, एज की पावर 3, है ना, यानी कि 7 रेज़ टू पावर 3, और 7 की पावर 3 कितना होता है 343। और ये मेजरमेंट किस में सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। राइट। सरफेस एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, हम इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, ए वॉल ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट हमें दी गई है। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लेंथ और हाइट मीटर में है और जो विड्थ है वो सेंटीमीटर में है, दो अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इस पे काम करना ज़रूरी है। और ये बोला गया है इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द ब्रिक्स एंड ईच ऑफ डायमेंशन, हर एक ब्रिक की डायमेंशन भी हमें दी गई है। सो हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी नीडेड, तो कितने ईंटों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वॉल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक ब्रिक का वॉल्यूम, ये लेके चलेंगे, और वहाँ से कैंसिलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट की एक एक करके वॉल और ब्रिक दोनों की ही बताएंगे। गिवन लेंथ ऑफ
वॉल कितनी है? 25 मीटर। तो ऐसा करते हैं, सबको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। सो इतने 2500 सेंटीमीटर है ना, इसको कैपिटल एल से बोल देते हैं, हमने डिनोट कर दिया। मतलब ब्रिथ या विड्थ बोल रहे हैं तो विड्थ नाम दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। विड्थ ऑफ वॉल कितना है? 60 सेंटीमीटर। इसको विड्थ कर डब्ल्यू से ही डिनोट कर देते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो बी आए तो आप बी की जगह यहाँ डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्लियर? एंड हाइट, हाइट ऑफ वॉल इट इज़ 2 मीटर, दैट मीन्स कि 200 सेंटीमीटर। इसको एच से डिनोट कर देते हैं। एंड इसी तरीके से फिर से हम लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट इस बार किसकी बताएंगे? इस बार हम बताएंगे ब्रिक की। ठीक है। सो ब्रिक में हमारे पास इसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसको स्मॉल से डिनोट कर देते हैं। विड्थ स्मॉल डब्लू, अच्छा मेरा डब्लू दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और हाइट 8 सेंटीमीटर स्मॉल एच। सो फाइनली हम लेकर चलेंगे देयर फॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है। सो वॉल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यूबॉइड है एक वॉल, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का प्रोडक्ट। फिलहाल ब्रेड्थ की जगह विड्थ वर्ड यूज़ किया है तो हम उसके अकॉर्डिंगली वो लिख रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। 2500 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 200 एंड डिवाइडेड बाय क्या है? 20 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8। सो इससे तो ये पूरा पूरा कैंसिल कर देते हैं। 12 से इसको कैंसिल कर देते हैं। 5, 8 से, चलिए लिटिल बिट थोड़ा तो छोटा करते हैं, मैं ये 10 ख़त्म नहीं करना चाह रहा। 8 से 2500 कैंसिल करते हैं। 8, 3, 8 पूरा पूरा नहीं कटेगा। 4 से कैंसिल करते हैं। 4 तो 8, 4 से 20, 25। ठीक है भाई, लास्ट ऑप्शन है और कुछ है ही नहीं हमारे पास। चलिए मैं इसको काट ही नहीं रहा, मैं लास्ट में ये कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5, 5, 25, एक जीरो, 2 कैरी, 10 और 2 12, एक 30 और एक 31/2। तो ये हमारे पास कितने बन रहे हैं? 15625। आई थिंक इतनी आ रही है, यानी कि 15,625। इतनी हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगी। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए कॉइन इज टोस्ड 150 टाइम्स, हेड इज ऑब्टेन्ड 71 टाइम्स। सो टेल्स कितनी बार आया होगा? 150, जो टोटल कॉइन हमने टोस्ट की है उसमें से 71 को आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कितना आ गया? 79 आ गया। तो नाउ इफ ए कॉइन इज टोस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि टेल आए? तो टेल तो हमारे पास 79 टाइम्स आएगा, है ना। तो कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन टोस्ट, टोटल नंबर ऑफ कॉइन टोस्ट, ये है हमारे पास 150। एंड नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड किसके इक्वल आ जाएगा? 71। देयरफॉर नंबर ऑफ टेल ऑब्टेन्ड किसके इक्वल आएगा? 150 माइनस 71 इज इक्वल टू 79। ठीक है।
तो अब हम बोल सकते हैं therefore probability of getting a tail, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सिंपल से नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, एंड नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स टोस्ट, तो जो कि क्या आ गया 79/150 के इक्वल। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। हमें एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं उनको इक्वल शो करना है। तो एक रफ फिगर बनाते हैं। देखिए ये मान लीजिए हमारा ए बी सी और डी ये एक स्क्वायर बन गया। अब हमें क्या शो करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी डायगोनल एंड बी डी डायगोनल, इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ हमें आपस में क्या दिखानी है? इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आंसर नहीं लिखा जाता, प्रूफ लिखा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग गलत है मेरी प्रूफ की, एक्चुअली PROOF होती है। कई बार एक बार में ध्यान नहीं आ जाती है। ओके चलिए छोड़िए उस चीज़ को। देखिए हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमने हमारे फिगर के अकॉर्डिंगली ABCD को एक स्क्वायर माना है, इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कॉन्ग्रेंसी का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और इन दोनों डायगोनल्स को आपस में इक्वल दिखाएंगे। टू प्रूव लिखते हैं हम ऐसे सिचुएशन में। क्या आप दिखाने वाले हैं कि ये जो डायगोनल AC और BD डायगोनल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिख देते हैं। चलिए ठीक है, तो प्रूफ की स्टार्टिंग के लिए हम यहाँ पर लेके चलेंगे ट्राइंगल्स को, कि इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, जैसे मैं ये दोनों डायगोनल ट्राइंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे एक ABD, एक ये ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल हम लेकर चलने वाले हैं ABC, ठीक है, या BAC, कुछ भी बोल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड ट्राइंगल BAC, इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या दिखाने वाले हैं? देखिए एक तो हम ये दिखा दें कि AB दोनों ट्राइंगल्स में है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू AB। इसका रिवीजन हम क्या देंगे? कॉमन लिखते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा हम ये दे सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC। क्यों? AD इज इक्वल टू BC, इसका रीजन है साइड्स ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? इक्वली तो होती हैं, है ना। फिर एक हम ये दे सकते हैं कि एंगल BAD एंड एंगल ABC, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? BAD एंड एंगल ABC, बोथ एंगल आर ईच 90 डिग्री, है ना। तो ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो किस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC both are congruent by SAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया की वजह से ये दोनों ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब किसी ट्राइंगल की अगर कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है तो वहाँ पर जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि भाई पहले ट्राइंगल की BD साइड और दूसरे ट्राइंगल की AC साइड आपस में क्या है? इक्वल। और इसके पीछे का रेफरेंस क्या दिया जाता है? CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर? तो यही था, हमें यही दिखाना था। ये देखिए टू प्रो में। क्लियर? तो ये हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। क्या है? इसमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, साथ साथ हमें ये बताया गया है कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। फिर एंगल D और एंगल A के बीच में एक रेशियो भी दिया गया है, 2:1 का रेशियो है।
कि एंगल ए जितना होगा उसका दुगना एंगल डी होगा, क्योंकि देखिए डी 2 टाइम है, ए सिंगल टाइम है ना। और फिर ये दिया गया है कि जो एंगल सी है वो एंगल बी में से बी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन बन जाए। तो हमें ये सारे के सारे जो एंगल हैं उनमें से जो स्मॉलर एंगल होगा वो निकालना होगा। तो सबसे पहले तो सारे एंगल निकालने ही पड़ेंगे, क्योंकि निकलेंगे तभी पता चलेगा भी उनमें स्मॉलर कौन सा है ना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए एक काम हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो में सबसे पहले तो कॉमन रेशियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्स बोल देते हैं गिवन रेशियो, या गिवन में जो जो चीज़ें बता रखी है वो बता देते हैं कि ए बी के इक्वल है एंड एंगल सी एंगल बी से 20 कम है, एंड हमें एंगल डी और एंगल ए के बीच का रेशियो दिया गया है 2:1। जब भी रेशियो दिया गया होता है तो हम एक कॉमन रेशियो लेट करते हैं, लेट कॉमन रेशियो भी एक्स मान लें। देयरफॉर एंगल डी हम कितना बोल सकते हैं, 2x बोल सकते हैं, एंड एंगल ए कितना हो गया, x हो गया। जबकि ए तो किसके इक्वल है, एंगल बी के, तो एंगल बी भी कितना हो गया, x के इक्वल हो गया। देयरफॉर एंगल सी एक्चुअल में कितना है, b में से 20 कम है, और b क्या है, b तो x के इक्वल है, तो b की जगह हमने x रखा इसमें, तो यहाँ पे क्या बन गया, x माइनस 20 बन गया, है ना। तो बेसिकली हमने क्या नोटिस किया कि अब हमारा जो एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी सारे के सारे एक्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम यहाँ पर बड़े आराम से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही यूज करेंगे देखना। देयरफॉर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी सभी का एडिशन कितना होगा, 360 होगा। तो ए की जगह देखिए ए की वैल्यू रखी, बी की जगह बी की वैल्यू रखी, सी की जगह सी की वैल्यू रख दी, देखिए डी की जगह डी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 2x कितने एक्स हो गए, 5x हो गए। 20 को उधर जाके हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 380 आ गया, है ना। सो x किसके इक्वल आ गया, 5 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, तो आई थिंक ये आ गया 35 3 6 76, है ना। लेकिन इनमें सबसे छोटा एंगल देखो ध्यान से कौन सा है, x से भी 20 कम, है ना, x से दुगना है, यानी कि ये तो बड़ा होगा उससे, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल, जो कि कौन सा आया हमारे लिए, सी आया, जो कितना होगा 76 माइनस 20 डिग्री, यानी कि 56 डिग्री। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट 6 क्या है, द वेट्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गिवन एज फॉलोज, present the given data in the form of frequency distribution using the same class size। वन सच क्लास जो है हमें 40 से 45 दे रखी है, 45 इंक्लूड, यानी कि एक्सक्लूसिव टाइप की क्लास इंटरवल इसको बोला जाता है। तो ऐसा करते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिलहाल 35 है, फिर 35 से छोटा और कोई आई डोंट थिंक कि है ना। तो 35 से स्टार्टिंग कर लेंगे। अब सबसे बड़ा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक 50 नहीं 55 भी नज़र आए मेरे को, 55 58, तो उसको हटा देते हैं, 58 58 58, आई थिंक एक 59 भी है, दैट मीन्स कि हमें 60 तक जाना चाहिए। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्लास इंटरवल है, कौन से हम यूज़ करने वाले हैं, 35 से स्टार्ट किया था ना, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, राइट। नेक्स्ट
अब हम लेकर चलते हैं, टेलीमार्क्स ले लेते हैं, वो हमारे लिए बेटर रहेगा। टेलीमार्क्स, ठीक है, मैं काटता भी जाऊंगा और यहाँ लिखते भी जाएंगे। देखिए 35 यहाँ आ गया, 40 यहाँ आ गया, 38 यहाँ, 39, ठीक है, 54, 59, 37 यहाँ है, 49, 51, 53, 42, 45, 46, 37, 48, कहाँ है भाई 48, ये रहा, 54, 58, then 52, here it is 38, then 42, then 41, 49, 55, 38 यहाँ। सो अब आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा टोटल की कॉलम हो जाएगी। तो ये देखिए 5 और 2 7, 4 5, 5 और 2 7 और 2, तो देखिए 7 और 4 11 और 5 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, और 25 बच्चों का ही डाटा था वो, है ना, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बस यही था इसमें, मुझे लगा आगे भी और काम करना है, ठीक है, बस इतना ही काम करना था इसमें और नहीं है। सो ये था हमारा पार्ट 6। चलिए नेक्स्ट पार्ट 7 देखते हैं क्या है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, इसमें सबसे पहले ये वाला इंटीरियर एंगल निकाल लेंगे। ओके, सो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल ABC प्लस 80 डिग्री एक्चुअल में 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? लीनियर पेयर से, है ना। तो यहाँ से हम बड़े आराम से एंगल ABC निकाल सकते हैं, 180 माइनस 80 डिग्री, जो कि कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री का। नाउ अब हमें ये पता है कि एंगल ADC और एंगल ABC ये दोनों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने पैरेललोग्राम में एंगल ये शॉर्ट में लिख दिया। तो एंगल ADC कितने डिग्री का आ गया? 100 डिग्री का। दो एंगल पता चल गए। नाउ अब एक और चीज़ लेकर चलते हैं, एंगल DAB प्लस एंगल ABC। देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल है ना। सो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। एडजेसेंट, एडजेसेंट लिख रहा था, एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो उनका सम 180 होता है। तो जबकि यहाँ हमें एंगल DAB, एंगल ABC ऑलरेडी पता है कितने डिग्री का? 100 डिग्री इसका, है ना। इसको मान लो हम 1 बोले तो हम बोल सकते हैं कहाँ से हमने ये रेफरेंस उठाया? फ्रॉम 1 से। क्लियर? सो एंगल DAB किसके इक्वल आ गया? 80 डिग्री के, राइट। नाउ अब फिर से ये दोनों एंगल भी तो अपोजिट हैं, तो वो भी तो इक्वल होंगे पैरेललोग्राम के। नाउ एंगल BCD, ये देखिए ये BCD ही बोला जा सकता है ना। एंड एंगल DAB,
ये दोनों इक्वल होंगे, रीजन हमारे पास यही आ जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। तो अब हम यहाँ से एंगल बी सी डी में इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कितने डिग्री का आया था ये, 80 डिग्री का। क्लियर। तो यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं फ्रॉम 1 का, इसको बोल देते हैं 2, और यहाँ रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 2 का, कि हमने 80 डिग्री कहाँ से लिखा, 2 की हेल्प से। क्लियर। तो ये था हमारा 7th पार्ट। चलिए नेक्स्ट 8th पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ अ बॉक्स इज इतने स्क्वेयर सेंटीमीटर एंड इफ इट्स हाइट इज दैट वन, सो इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखिए एक सिंपल सा तरीका होता है, जब भी आप क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हो तो L इंटू बी इंटू एच ये लिखते हो, तो उसको ध्यान से देखें तो L इंटू बी क्या है, L इंटू बी उस क्यूबॉइड के बॉटम का एरिया है। बॉटम यानी कि वो जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का एरिया। तो जो भी एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है, कोई भी एक क्यूबॉइड है मान लो, तो उस क्यूबॉइड के जब आप लेंथ और ब्रेथ और इसकी जो हाइट है, तो देखिए जो हमारे पास ये जो बेस होता है, इस बेस का एरिया, बेस क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप ही तो है ना। तो इस बेस का जो एरिया होगा उसमें अगर आप ये हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ कर रहे हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो वो वॉल्यूम ही तो बनता है ना। तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे मेंशन करना है और कुछ नहीं है। तो गिवन में हम बता देते हैं एरिया ऑफ बॉटम ऑफ बॉक्स कितना है, 384 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड हाइट ऑफ बॉक्स ये कितनी है, 37 सेंटीमीटर, राइट। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बनकर आएगा एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज रख दें, 384 मल्टीप्लाई 37। सो सिंपली हमें इस 384 और 37 का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। चलिए देख लेते हैं फटाफट। सो 384 को पहले समझे, 28 तो क्या, 56, 26, अब इसको 3 से और कर लेते हैं, 12, 24 और 1 25, तो 9 2 11, 8 10 12 4 1, ये आ गया हमारे पास 14208, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, 14,208। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 9। क्या है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस टाइम ऑन 5000। ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हमें ये दिया गया है। चलिए फंक्शन तैयार करते हैं। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल, इसको पी से डिनोट कर देते हैं फिलहाल, ₹5000, रेट आर से डिनोट कर देते हैं, कितना है 5% पर एनम, टाइम को टी से डिनोट कर देते हैं और इसको हम मान लेते हैं एक्स, एंड सिंपल इंटरेस्ट इसको हम मान लेते हैं वाई। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इनकी जगह इनकी वैल्यू रख दें, जैसे सिंपल इंटरेस्ट को वाई माना है, प्रिंसिपल 5000 है, और मल्टीप्लाई रेट 5 बाय टाइम को हमने एक्स माना है डिवाइडेड बाय 100।
तो इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास y का एक स्ट्रक्चर आ गया किसके इक्वल 5, 25, 250x। तो ये एक फंक्शन मिल गया हमें, ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे y की वैल्यू आती जाएगी। अब देखिए मैंने पहचान क्या बता रखी है कि अगर x और y की पावर्स सिंगल सिंगल है तो आपको सिर्फ दो ही सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू, एक तो जीरो ही रख लेते हैं, सबसे आसान तो यही रहता है। सो 250 मल्टीप्लाई ज़ीरो कितना आ गया, ज़ीरो। अब वन रख लेते हैं, वन रखा, सो वाई इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई वन कितना आ गया, 250। तो एक सिंपल सी अगर हम एक टेबल बनाएं तो उस टेबल में हमारे पास ये दो पॉइंट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई, जीरो पे जीरो, वन पे 250। ठीक है, तो देखिए छोटा सा ही बनेगा, इसका ज़्यादा कुछ इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिखने को ये मुश्किल लग रहा था। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा जीरो, इसको वन बॉक्स, टू बॉक्स, इतने की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है, हम वन बॉक्स जो है यहाँ पर 250 का रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दूसरा ये 500 का हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करें तो ये हमारा ये ओरिजिन ही है, फिर इस पॉइंट को प्लॉट करें तो एक्स की तरफ वन, फिर वाई की तरफ ये 250। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। क्लियर, और फाइनली इसके कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, बन गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, स्केल लिखना है, स्केल लिख दीजिए कि हम एक्स एक्सिस पर वन बॉक्स वन यूनिट लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने पर एनम पे बात कर रखी है और टाइम क्या है वो ईयर्स में चल रहा है ना, एनम मतलब ईयर। तो यहाँ पर वन ईयर वो हम बोल सकते हैं, एंड वाई एक्सिस पर वन बॉक्स जो है वो कितना माना है, 250, और ये सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रुपीज़ की बात चल रही है, दैट मीन्स कि यहाँ हम लिख सकते हैं 250 रुपये। क्लियर, तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट और टाइम पर बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 10th क्या है, द एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ऑन डिफरेंट आइटम्स ड्यूरिंग ए ईयर इज गिवन अलोंग साइड। ओके, एंड कंस्ट्रक्ट ए पाई चार्ट टू डिपिक्ट द डाटा। तो इस डाटा को हमें पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको एंगल में कन्वर्ट करना होगा। सो चलिए देखते हैं, आइटम्स क्या है, वेजेस, पूरा नहीं लिख रहा, पूरा लिख लीजिए, मेन मेन चीज़ें लिख लेता हूँ मैं फ़िलहाल। मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस, इनको ऐसा करते हैं कि इनको थोड़ा स्पेस दे देते हैं एक एक लाइन का। ठीक है, हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। और फिर इनकी एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ये है 37.5%, दैट वन इज़ 25%, 25.5% एंड 25%। क्लियर, तो अब इसको एंगल में कन्वर्ट करें, तो एंगल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो सेंट्रल एंगल लिख देते हैं यहाँ पर, सेंट्रल एंगल। तो सबसे पहले तो इसके परसेंटेज का साइन हटाएं, सो परसेंटेज का साइन हटाए तो नीचे 100, लेकिन इसका एक डेसिमल भी हटाएं तो नीचे 1000 आ गया। ठीक है, और क्योंकि इसको एंगल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। क्लियर, ऐसा ही है, सेम ऐसे ही 25/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री एंड 25.5 है तो उसके पॉइंट हटाने के नाम का एक ज़ीरो और परसेंटेज का
फिर से एंगल में कन्वर्ट करना है तो ये आ गया, फिर से 25/100 मल्टीप्लाई 360। क्लियर? तो देखिए इनमें ये वाले तो बिल्कुल आसान है, 1/4 है तो 5 से इसको कैंसिल करोगे तो ये तो 90 डिग्री आ जाएगा सीधा सा, बिल्कुल सेम ऐसे ही ये भी 90 डिग्री। ओके, सो जो बचे हैं उनमें थोड़ी सा कैलकुलेशन वर्क हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पर टोटल। टोटल ये जो है वो टोटल 360 डिग्री आना चाहिए, वो हम बाद में कैलकुलेट करके देख लेंगे। क्लियर? तो बेसिकली हम ऐसा करते हैं इसके कैलकुलेशन के लिए तो कि इस 375 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वहाँ से जो रिज़ल्ट आता है वो उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा ये हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 375 और किसको करना था, 36 को, 30 कैरी, 45 4 कैरी, 22 15 21 22 2 कैरी 9 2 11 10 5 3 1 और इसको अब 100 से डिवाइड करें तो 2 जीरो हटा दो, कितने आ गया, 135 डिग्री। क्लियर? और ये जो थर्ड बच गया इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दी, हम 255 को 36 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 33 3 3 15 और 16 6 और 1 7 3 8। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया आई थिंक, एक बार दोबारा चेक करते हैं। जस्ट ये तो ठीक लग रहा है, तो नहीं, तो मेरे को एंगल में कमी क्यों लग रही है। चलो कुछ तो गड़बड़ आ रही है यहाँ पर। देखिए 11 ये बन रहा है इतना, और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 91.8 डिग्री। तो ये फिट तो नहीं बैठ रहा, क्या इन सबका टोटल 100% आ रहा है। 5 5 10 डेसिमल के बाद जीरो बचा, 5 10 15 15 15 और 8 8 5 13, यही गड़बड़ है। एक्चुअल में यहाँ गड़बड़ है, ये 100% ये सही नहीं है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। इसका इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखिए एडिशन कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ। 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री हो सकता है ये, कैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ। देखिए इनका टोटल भी कर रहे हो तो 5 10 15 15 7 8 13 23 और फिर 2 4 6 8 10 11 113% बन रहा है। 100% के ये चेंजेस कैसे आ सकते हैं, 100% को 113% बना रखा है, तो यानी कि गड़बड़ तो है ही। यहाँ इसमें गड़बड़ होने के चांस ये हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए इन तीनों को ऐड कीजिए, इन तीनों को ऐड करते हो तो 180 और 135 को ऐड करो, लास्ट में 5 8 11 एक कैरी 315 डिग्री आ गया है ना। तो टोटल होता है 360 डिग्री, 360 में से ये 315 डिग्री घटा दो 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री यहाँ बनना चाहिए था, ये पूरा 360 बनने के लिए। अब बात ये है कि 45 डिग्री 360 का कितना परसेंट होता है, इसको पता करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो बनेगा 45, हमें पता करना है 360 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो 45 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ आता है हमारे पास 8, और 8
से 100 को हम कैंसिल करें तो ये हमारे पास बनता है लगभग 12.5। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ 25.5% होने की बजाय यहाँ क्या होना चाहिए था, 12.5%। क्योंकि अगर यहाँ पे 25.5% है ना, तो ये क्वेश्चन में पूरा वो सर्कल बनेगा ही नहीं, वो पाई चार्ट कंप्लीट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री से बड़ा एंगल हो जाएगा, टोटल जो हो 360 से ज़्यादा आ जाएगा। इसको सही करने के लिए यहाँ चेंजेस किया है मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ गए होगे क्यों चेंजेस किया है। मे बी मिस प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो सकती है ये। अब ये बिल्कुल सही लग रहा है, अब हम इसको जो है वो बना सकते हैं। तो आपको कम्प्लीटली क्या करना है, एक सर्कल लेना है। अब मैं यहाँ पे कॉम्पस से तो दिखा नहीं सकता, कहीं पर भी एक रेडियस ड्रॉ कर लीजिए। उस रेडियस पर एक पहले 135 डिग्री का मैं अप्रॉक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ, 135 लगभग इतना हमने बना लिया। तो ये एंगल जो है 135 डिग्री का हो गया। फिर अब हम इस लाइन पर दूसरा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल इसके बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, ये परपेंडिकुलर है। फिर इस पर हमने एक 45 डिग्री का एंगल बना दिया। 45 डिग्री का एंगल हमारा लगभग मान लो इतना कुछ बन गया, ये आ गया 45 डिग्री का। तो ये जो बचा ये ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना। तो पहला जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेजेस को। दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूल को। थर्ड मटेरियल। एंड फोर्थ मेंटेनेंस। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग कलर से भी फिल कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। ओके, तो मुझे तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लगी, तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा एडिशन करके इसको ठीक करने की कोशिश की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ये हमें एक टेबल दी गई है। पहला इसमें क्या है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास। अरे छोटे छोटे हैं, तो देखिए सेकंड क्लास ये है, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, 10 हो जाएगी। इसका आंसर ये आ गया। भी पढ़ते हैं, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास हमारे पास ये है और इसकी अपर लिमिट क्या हो जाएगी, 40। इसका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट सी, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द एट्थ क्लास। तो एट्थ क्लास कौन सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट्थ, ये एट्थ क्लास है। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, क्लास मार्क ऑफ 70 80 किसके इक्वल हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। ये कितना आ गया, 150/2 यानी कि 75। क्लियर? व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ फिफ्थ, सेम ऐसे ही क्लास मार्क ऑफ फिफ्थ कौन सी है, फिफ्थ है ये 42 50। तो इसको कैसे निकालें, 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 2 जो कि कितना आ गया, 45 के इक्वल। ई, व्हाट इज द क्लास साइज या क्लास विड्थ ही हम बोलते हैं ऑफ द अबोव डिस्ट्रीब्यूशन। अबोव डिस्ट्रीब्यूशन में सभी में देखोगे 10-10 का गैप है ना। तो इसकी क्लास साइज क्या है या क्लास विड्थ कुछ भी बोल लीजिए, ये हो गया हमारा 10 के इक्वल। क्लियर? तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये भी एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। देखिए 12th क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें किसी रोम्बस के डायगोनल्स को ये दिखाना है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के राइट एंगल भी है। तो यहाँ हमें 2 तरह की कॉन्ग्रुएंसी जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी। तो मान के चलते हैं ये हमारा वो रोम्बस है, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं ABCND। रोम्बस थोड़ा सा थोड़ा ठीक लग रहा है ना। इनको बोल देते हैं
ए एंड बी। तो देखिए एक तो ये प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ए सी एंड बी डी, ये एक दूसरे को एक तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, ओ डी और ओ बी भी इक्वल है। साथ साथ ये भी दिखाना है कि ये 90 डिग्री हैं एक दूसरे के, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एक एंगल दिखाना है। तो ये हम बाद में यहाँ पर शो करेंगे, समझाने के लिए मैंने दिखाया था कि क्या हमें प्रूव करना है। तो इसमें गिवन के नाम पर हमें एक रोम्बस पता है कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ठीक है, टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में आएगा हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। हमें ये दिखाना है, ठीक है, ए सी को बी डी के परपेंडिकुलर दिखाना है। तो ये चीज़ें हमें लेकर चलनी है। तो देखिए प्रूफ में हम कैसे लेकर चलेंगे, सबसे पहले टारगेट कर लेते हैं कि ए और ओ सी को इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं, और साथ साथ हम इसको भी इक्वल दिखाना चाहते हैं इसके। तो ऐसा करते हैं कि ये अपर ट्रायंगल और ये लोअर ट्रायंगल लेकर चलते हैं, और यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो वही पैटर्न हम लेके चलेंगे। सो बोल देते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए एक तो हमारे पास एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। ठीक है, हमें पता है दो लाइन जब एक दूसरे को काटते हैं तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लाइन्स एंगल चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम बात करें तो, है ना। फिर हम ये देखें कि भाई ए बी और सी डी ये दोनों साइड भी इक्वल है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस, है ना। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। फिर हम एक ये दिखाते थे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों बताइए, सोच के, जब तक मैं लिख रहा हूँ कमेंट करके। एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी ये दोनों इक्वल हैं। इनके पीछे का रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। क्योंकि ये और ये दोनों ही पैरेलल साइड है, और यहाँ पर ए सी जो है वो एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी दोनों ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से? बाय डबल ए एस क्राइटेरिया से। ठीक है, ये चीज़ हम वैसे 7th क्लास में भी करके आए थे, और फिर से अभी इनका यूज़ हो रहा है। और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड ओ ए ओ सी के इक्वल होगी एंड ओ बी ओ डी के इक्वल होगी, राइट। इनका पीछे का रेफरेंस आ जाएगा बाय सी पी सी टी, इसमें भी सेम। क्लियर? तो हमने इतना पार्ट तो प्रूव कर दिया कि इनके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। अब हमें ये दिखाना है कि यहाँ जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कोई दो एडजेसेंट ट्राइंगल उठाते हैं, लाइक ए ओ बी एंड सी ओ बी उठा लेते हैं। ठीक है, अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, इन दोनों में आप नोटिस करोगे कि देखिए ओ ए को ओ सी के इक्वल अभी अभी दिखा के आए हम, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ऐसा करते हैं, इसको 1 बोल देते हैं और रेफरेंस दे देते हैं, फ्रॉम 1 से हमने ये वैल्यू उठाई है। ठीक है, रखी है, मैंने रेफरेंस लिया है। और ओ बी देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, है ना। तो यहाँ पर इसका रेफरेंस हम क्या दे दें, कॉमन। क्लियर? एंड देन इसमें ये दोनों साइड्स जो हैं वो दोनों कैसी हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस हैं, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी।
क्या बोला जाएगा? साइड्स ऑफ रोम्बस, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ बी के, बाय किससे? कौन सा क्राइटेरिया लगा? यहाँ ट्रिपल एस का क्राइटेरिया लगा, क्योंकि हमने तीनों साइड्स यूज की हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल, ये देखिए कौन कौन सा एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ बी, ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। कैसे? वैसे हमें इसको दो बोलने की ज़रूरत है क्योंकि इसको यूज़ करेंगे, वही बाय सी पी सी टी से। जबकि एक चीज़ देखिए, क्या ये दोनों एंगल मिलकर क्या लीनियर पेयर नहीं बना रहे? एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, है ना। तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 180 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का एडिशन हम 180 लेकर चल सकते हैं। किससे? बाय लीनियर पेयर। जबकि यहाँ से हम ऐसा करते हैं, फ्रॉम टू से किसी एक एंगल को दूसरे में चेंज कर देते, तो हमने सी ओ बी की जगह ए ओ बी लिख दिया। रेफरेंस फ्रॉम टू, तो सेम एंगल दो बार जुड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 टाइम आएगा एंगल ए ओ बी 180 डिग्री। अब ये 2 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो ए ओ बी एंगल कितने डिग्री का आ गया? 90 डिग्री का आ गया। तो ये जो एक एंगल है हमारे पास एक 90 का आ गया। तो इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो ए सी और जो बी डी लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम बोल सकते हैं दैट इज ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो अब इन दोनों से हम फाइनली एक डिसीजन ले सकते हैं। दोनों से मतलब कि ये डायगोनल यहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ परपेंडिकुलर है, तो इनको इकट्ठा हम यही चीज़ बोल सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। तो हम डिसीजन ले सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ अ rhombus bisects each other at right angle, right right चलिए नेक्स्ट करते हैं 13th। क्या है? ए वाटर टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर whose radius is given, height is given, how many liter of water it can hold। इसमें कितना लीटर जो पानी है वो आ सकता है, जबकि हमें जो मेजरमेंट दी गई है वो सेंटीमीटर में है। कोई बात नहीं, वो कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये हमारा रेडियस कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 49 सेंटीमीटर। तो इसको लेकर चलते हैं। देखिए गिवन में बता देते हैं पहले। गिवन में क्या हो गया? रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितना दे रखा है हमें? 30 सेंटीमीटर। इसको यहाँ आर से डिनोट कर देते हैं। एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये दे रखा है 49 सेंटीमीटर। इसको एच से डिनोट कर देते हैं। देयरफॉर हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच के इक्वल, है ना। अब इसमें वैल्यू रखें, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देते हैं। आर कितना है? 30 मल्टीप्लाई 30 एंड मल्टीप्लाई एच कितना है? 49। ठीक है, वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जितना पानी उसमें आएगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। 7 से 49 को कैंसिल कर दे तो 7। सो यहाँ हमारे पास कितना आ गया? 7 और 3 21। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 63। 63 को फिर 22 के 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 126। 126 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 8 3 1 इतना आ रहा है 1386 और साथ में 2 जीरो भी हैं। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसको लीटर में बदलना है। तो देखिए 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इस क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। रेफरेंस दे सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर
क्यूब, ठीक है। तो ये 2 जीरो तो कट गए, 1 जीरो एडजस्ट करें तो 138.6 लीटर्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, राइट। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लिखना चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाटर दिस टैंक कैन होल्ड, है ना, वाटर दिस टैंक कैन होल्ड, ये वाटर जो है, सॉरी, ये जो टैंक है वो कितना पानी होल्ड रख कर सकता है, क्लियर। ये था 13। चलिए 14 करते हैं, क्या है, 40 slips of paper having number from 1 to 40 are placed in a box. If one slip is taken out of the box without saying what is the probability of the number on it being, a पार्ट पर काम करते हैं, ए 1 डिजिट नंबर। देखिए 1 से लेकर 40 तक एक डिजिट के कितने नंबर होते हैं, सिर्फ 9। कौन कौन, 1 2 3 अप टू 9 तक, है ना। सो टोटल हमारे पास कितने 1 डिजिट के नंबर है, 9। सो ऐसा करते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स वो पहले लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स ये है 40। अब ए पार्ट स्टार्ट करते हैं, अब लेके चलते हैं नंबर ऑफ स्लिप्स हैविंग 1 डिजिट, कितनी ऐसी स्लिप है जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, ये है 9। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्लिप हैविंग 1 डिजिट नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 9/40 के इक्वल, है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, ए मल्टीपल ऑफ 5। सो ये पता करते हैं फिर से, नंबर ऑफ स्लिप्स हैविंग मल्टीपल ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर के मल्टीपल में कितने ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखिए 5 हो सकता है, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल कितने थे, 40 थे, 1 से लेके 40 तक, तो उसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, जो पूरा पूरा डिवीज़न हो जाए, यूँ समझिए उतनी स्लिप्स है, यानी कि 8 है, तो ये 8 हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर probability of a slip having a number multiple of 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 8/40, और ये तो छोटा हो रहा है तो 1/5 इसका आंसर आ गया, राइट। तो ये था हमारा बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सी क्या है, ए प्राइम नंबर, ओके, नंबर ऑफ स्लिप्स हैविंग प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर कितने होते हैं वो हम छाट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद आ जाता है 29 31, आई थिंक फिर 37, आई थिंक शायद से इतने ही होते हैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हमारे पास 12 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। सो देयरफॉर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्लिप हैविंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर होने के कितने चांस हैं, 12/40, 3 से कैंसिल हो सकते हैं दोनों, सॉरी 4 से, 4 3 4 10, सो सी ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी आ रही है 3/10, क्लियर। डी क्या है, एक 2 डिजिट ओड नंबर। चलिए नंबर ऑफ स्लिप्स हैविंग
2 डिजिट ओड नंबर्स। तो काउंट करने पड़ेंगे, कितने हो जाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए ओड नंबर्स सारे, सबसे पहले तो 2 डिजिट से स्टार्ट करिए। 2 डिजिट में सबसे पहला ओड नंबर यहाँ कौन सा आएगा, 11, है ना। फिर 13, फिर 15, तो इस तरीके से आपको कहाँ तक जाना है, 39 तक। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, देखिए 17 और 19, तो 11 से लेकर 20 तक हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, है ना। फिर 21 से 29 तक फिर से 5 ऑप्शंस आ जाएंगे, और फिर 31 से 39 तक फिर से 5 ऑप्शन आ जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने ओड नंबर आ गए, 15 ओड नंबर्स आ गए, है ना। तो जो कि 2 डिजिट के भी हैं और ओड भी हैं। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ही मेन थी, वो हमने पता कर ली। ए स्लिप हैविंग अ 2 डिजिट ओड नंबर, तो किसके इक्वल आ गया, 15/40। तो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 5 8, तो आई थिंक ये इसका आंसर आ गया, राइट। तो इसको चेक कर लीजिएगा, फिलहाल मेरे पास आंसर है नहीं, तो मेरे ख्याल से तो ये सही होना चाहिए। ए परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है, नंबर ऑफ, लिख कर बताइए जब तक मैं लाइन लिख रहा हूँ कमेंट करके कि परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है। हैविंग अ परफेक्ट स्क्वेयर, देखिए एक परफेक्ट स्क्वेयर होता है हमारे पास, जैसे सिंपल नंबर्स का, नेचुरल नंबर का आप स्क्वेयर कर दीजिए, स्क्वेयर करने से जो नंबर मिलते हैं ना, जैसे 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 3 का स्क्वेयर 9, तो ये जो 1, 4 और 9 ये जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वेयर होते हैं। तो कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं हमारे पास, 40 तक। तो देखिए 1 है, फिर 4 है, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, है ना। 49 तो 40 से बड़ा हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल 6 ऑप्शंस आ गए हमारे पास। तो बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्लिप हैविंग अ परफेक्ट स्क्वेयर, सो किसके इक्वल आ जाएगा, 6/40, 2 से ही कैंसिल हो रहा है, सो 3/20, राइट। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन आई थिंक, है ना। चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ लंबा ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। क्या है, इस फील्ड का हमें एरिया निकालना है। चलिए नेमिंग करते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए इस CED, इस ट्राइंगल का एरिया है ना, एक साथ निकाल लेंगे। कैसे, इसको बेस लेके चलेंगे, जो कि कितना है 20 + 30 50, और हाइट कितनी हो जाएगी, ये है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा। फिर ऐसा करते हैं, ये तो अलग ही करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल का अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, अब इसका ट्रेपेजियम का अलग निकालना पड़ेगा। और तो कोई ऑप्शन ऐसा लग नहीं रहा। चलिए ऐसा ही करते हैं, देखिए अलग अलग भी कर सकते हैं आप चाहें तो इस ट्राइंगल का एक साथ निकाल लीजिए, ठीक है। फिर 1 2 3, एक और 3, टोटल 4 निकालने पड़ेंगे, है ना। या आप ये कर सकते हैं, इसका एक, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, इन पांचों का भी अलग निकाल के और सबको आपस में ऐड कर लें। तो उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE का हम निकाल लेते हैं। कैसे, हाफ मल्टीप्लाई, बेस किसको मान रहे हैं, CE को, और हाइट किसको मान रहे हैं, DF को, ऐसे बता देते हैं। सो हाफ मल्टीप्लाई ये कितनी हो जाएगी, 20 + 30, और दैट वन इज़ 25। सो इसको कैंसिल करें 50 से, तो ये 25 से बचा, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है, AFE, है ना। तो इसमें हाफ इंटू बेस, चलो मैं AF को बोल रहा हूँ, तो हाइट कौन सी हो जाएगी, EF हो जाएगी। सो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ये देखिए
ये हिस्सा दे रखा है 40 है ना, और ये हिस्सा दे रखा है 3, तो ये कितना हो गया 43, 40 प्लस 3 43, और EF कितना है 30 है, तो ये 30 को ही कैंसिल कर पाएगा। सो 43 और 15 को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 15 4 60 600 और 45 645 हो जाएगा आई थिंक ये, है ना। सो कैलकुलेशन भी साथ साथ आप चेक करते ही रहना। ठीक ही लग रहा है मेरे को, चलो छोड़ो इसको 2 बोल देते हैं हम। अब मैं इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहा हूँ। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है, BCFG, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड में देखिए BG प्लस CF होंगे एंड मल्टीप्लाई हाइट में यहाँ हम GF ले सके चल सकते हैं, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, एंड BG हमारे पास 12 है, CF 20 है और GF ये 40 है। तो इसको कैंसिल करते हैं 2 से, ये 20 बन गया, ये कितना हो गया 12 और 20 32 32 20 332 64 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको 3 बोल देते हैं, राइट। अब लोअर जो ट्राइंगल है उसका निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG, इसमें हाफ मल्टीप्लाई बेस AG को बोल देते हैं और हाइट BG को बोल देते हैं, राइट। सो हाफ मल्टीप्लाई ये 3 है, ये 12 है, तो ये कैंसिल हुआ, तो 4, ये आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फील्ड बोल देते हैं अब, देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, इन चारों के एरियाज के इक्वल, CDE एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE, एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ BCFG प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG, ये G था मैंने C लिख दिया गलती से, तो इन सब का एरिया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। पहला था 625, देन नेक्स्ट 645, देन नेक्स्ट 640 एंड देन लास्ट 12, राइट। सो इन सब का एडिशन आ रहा है हमारे पास 5, ठीक है चलो, तो 5 10 2 12, एक कैरी, 3 4 7 और 4 11 और एक 12 कैरी, फिर से 6 6 12 18 और एक 19। सो ये तो हमारे पास 1922 बन रहा है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में किसी में कहीं कोई गड़बड़ हो गई है तो प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये अपना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो मेरे ख्याल से तो या तो वैल्यू देख लेना, फिलहाल मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था मेरे पास आंसर्स नहीं है, मैं साथ साथ चेक नहीं कर पा रहा हूँ। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन दोबारा देख लेता हूँ, 20 और 30 50 है, 50 का हाफ 25 है, 25 का, और ये भी हमारे पास 25 है, तो 25 25 625, ये तो ठीक लग रहा है। और इस वाले ट्रायंगल पर अगर काम करें तो ये हमारे पास 40 है और ये 3 है, तो 43 43, और ये हमारे पास कितना था 30 30 का हाफ 15, सो 645, ये भी मेरे को ठीक लग रहा है। फिर नेक्स्ट ट्रेपेजियम में 20 और 12 तो पैरेलल साइड हो गई, और 40 हमारे पास ये कैंसिल, 20 हो गया, 20 30 32 32, और हमारे पास ये 20 है, तो 640 ठीक लग रहा है। 645 और 625, और ये था हमारा 12 4 3 12, ठीक लग रहा है भाई मेरे को, तो ये सब सही लग रहा है। फिर भी आप बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये था हमारा 15 पार्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या है, ABCD एक ट्रेपेजियम है। चलिए ऐसा कर लेते हैं, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं ABCD। इसमें AB और DC को इन्होंने पैरेलल दे रखा है, और ये कहा गया कि एंगल A जो है वो एंगल D का 2 और 1 के रेशियो के साथ है, ठीक है।
तो ये 2 टाइम है, अगर ये x है तो ये 2x होगा, समथिंग लाइक दैट। और फिर कहता है B और C के बीच में भी एक रिलेशन दे रखी है कि B और C में BC जो एंगल है वो हमारे पास, अगर y बोल दें, कंप्लीटली y तो नहीं बोल सकते, तो ये एक तरह से 5y और इसको लेकर चल सकते हैं 7y, है ना, कॉमन रेशियो के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो। सो फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, वैसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए निकालते हैं। देखिए फिगर मैंने बना ही दिया है। सो आंसर कैसे करें, पहले तो गिवन बता देता हूँ। गिवन है तो कॉमन रेशियो भी हमें लेकर चलने पड़ेंगे। एंगल ए एंगल डी का रेशियो दे रखा है 2:1, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स बोल देते हैं। देयरफॉर एंगल ए कितना हो जाएगा 2x एंड एंगल डी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। नाउ अब ये देखिए, इन्हीं दोनों एंगल्स के बीच में एक रिलेशन होती है, क्या, को इंटीरियर की। इन दोनों का एडिशन जो है 180 होगा, है ना, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो जबकि अब हम यहाँ पे इनकी x की फॉर्म में वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इनकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, तो ये देखिए 2x एंड x 3x, ये 180 डिग्री के इक्वल आ गया। सो x किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल A कितने डिग्री का आ गया 2 × 60 यानी कि 120 डिग्री, एंड एंगल D किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री, राइट। चलिए इसी तरीके से अब हम B और C के बीच में लेके चलते हैं। अगेन हमें क्या गिवन है, एंगल B और एंगल C के बीच का रेशियो दिया गया है, कितना, ये देखिए 7 और 5 का रेशियो 7:5। अब हम यहाँ पर कॉमन रेशियो है कुछ और मान लेते हैं, लेट द कॉमन रेशियो बी y, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 7y एंड एंगल C इज इक्वल टू 5y। ठीक है, तो फिर से हम लेके चलते हैं, सेम रिलेशन आएगी कि एंगल B और एंगल C के बीच में भी इनका एडिशन 180 होगा, रीज़न वही आएगा, को इंटीरियर एंगल्स, राइट। सो B हम 7y, C 5y इज इक्वल टू 180, 7 और 5 12y इज इक्वल टू 180। 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा डिवाइड, 12 एकम 12, 12 और 60 15, तो y की वैल्यू तो ये आई, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल होगा 7 × 15 यानी कि 105 डिग्री, एंड एंगल C कितना होगा 5 × 15 यानी कि 75 डिग्री। तो बेसिकली देखा जाए तो अब हमें एंगल सारे चलिए एक साथ ले देते हैं। एंगल A कितने डिग्री का है 120 डिग्री का, है ना। एंगल B कितने डिग्री का है, एंगल B आया भाई 105 डिग्री का। एंगल C कितना है 75 डिग्री का। एंगल D कितना है, एंगल D कहाँ गया, हाँ ये था 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट पेपर 2। सो होपफुली आपको ये वाला टेस्ट पेपर भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जितना बेटर रिस्पॉन्स आपने फर्स्ट टेस्ट पेपर में दिया था वैसा ही रिस्पॉन्स आप इसमें भी देंगे। सो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।